नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल अर्थग्राफी के माध्यम से आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। मेरे इस वीडियो सीरीज़ के क्रम में संविधान के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, या एक प्रकार से कह सकते हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने जो सीखा है, हमने सबसे पहले सीखा है कि वास्तव में जो भारतीय संविधान का स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है, संविधान क्या है और भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ है। तो बतलाया गया है कि भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है दो कालखंडों में हुआ है। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर के 1853 तक, और दूसरा जो है 1858 से लेकर के जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल गई तब तक। इस कड़ी में हमने 1600 ईस्वी के राजलेख का उल्लेख किया, जहां पर सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक राजलेख पारित किया गया और कहा गया कि एक कंपनी की स्थापना होगी, वह पूर्वी देशों पर जाकर के 15 वर्षों तक व्यापार करेगी और जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? लॉर्ड मेयर होंगे। यहाँ पे लॉर्ड मेयर का उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो है हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का अध्ययन किया, जो कि एक महत्वपूर्ण एक्ट है और पूरे संविधान की जो आधारशिला रखी गई है वो कहीं ना कहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही रखी गई है। और इसी एक्ट के माध्यम से सबसे पहले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई है 1974 ईस्वी में। इसके बाद इस एक्ट में कुछ कमियां थीं और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी का जो आपका होता है सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसे संशोधनात्मक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और यह अधिनियम जो है बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 की संज्ञा से भी जाना जाता है। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किस एक्ट के माध्यम से? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के माध्यम से। तथा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व की अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया और इस एक्ट का प्रमुख जो उद्देश्य था, रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करना था। सामान्य तौर पर इस एक्ट ने राजस्व की समस्या का भी समाधान किया एवं राजस्व मंडलों की स्थापना भी की गई। साथ ही में भारत में कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन में भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने के बात पर भी बल दिया गया। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से कुछ मूलभूत दोषों को सुधार करना था। यह दोष जो है रेगुलेटिंग एक्ट में पाए गए थे। यहाँ पर कुछ दोष एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी पाए गए, यहाँ इसमें भी 1781 वाले में भी पाए गए। उसको दूर करने के लिए या रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के ही उद्देश्य से 1783 ईस्वी में डंडास अधिनियम आया था और पुनः नवंबर में फॉक्स का भारतीय विधेयक आया 1783 ईस्वी में ही। किंतु उपरोक्त दोनों ही विधेयक जो थे पारित नहीं हो सके। फॉक्स द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो कि ब्रिटेन की संसद थी, वहाँ पे पारित नहीं हो पाया। अब जब विधेयक पारित नहीं हो पाया तो लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की जो गठबंधन की सरकार थी उसको त्यागपत्र देना पड़ गया। ये लॉर्ड नॉर्थ वही प्रधानमंत्री थे जिनकी गुप्त समिति के आधार पर 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का यह प्रथम और अंतिम दृष्टांत था। फलस्वरूप पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत सारे मूलभूत बदलाव किए गए इसमें।
इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी। सबसे पहला अपना कारखाना सूरत में स्थापित की, उसके बाद उसका जो केंद्र हो गया वो कोलकाता हो गया और धीरे धीरे भारतीय राज्यों पर कब्जा करने लगा। प्रारंभ के तौर पर अगर देखा जाए तो एक आपकी कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, जिसे फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी, फिर मुंबई प्रेसिडेंसी या बम्बई प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं और इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसियों में इनके अपने अलग अलग गवर्नर होते थे और उनकी अपनी अलग परिषद होती थी। बाद में 1773 में एकीकरण करके तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और जिसका जो मुखिया होता था गवर्नर जनरल होता था। इस प्रकार जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। अब चीज़ें यहाँ पे बदलने लगी। प्रभाव क्या पड़ा? कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। कंपनी अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रही थी भारत में। उसी मनमाने तरीके से कर रहे कार्यों को रोकने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इस प्रकार के एक्ट को पारित किया। इसीलिए कहा गया कि कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर, जो भारतीय राज्य क्षेत्र थे किसके द्वारा कंट्रोल किए गए थे, कब्जा किए गए थे? कंपनी द्वारा कब्जा किए गए थे। अब कंपनी ने कब्जा करके किसको दे दिया? ब्रिटिश ताज को। इस आधार पर ब्रिटिश ताज का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। हालांकि आप बाद में 1858 के बाद देखेंगे, 1861 में देखेंगे तो पूरी तरह से किसका कंट्रोल हो जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाता है पूरे भारत में, जहाँ पर भी भारत में ब्रिटिश क्षेत्र था। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। यहाँ पे लिखा गया है कि व्यापारिक और राजनैतिक। अब तक कंपनी व्यापारिक और राजनैतिक दोनों क्रियाकलापों को एक ही माध्यम से करती थी और जिसका जो कंट्रोल होता था, कंट्रोल बॉडी इंग्लैंड में स्थित होती थी निदेशक मंडल में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। उसके बाद इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक अलग हो गया, राजनीतिक अलग हो गया। व्यापारिक में निदेशक मंडल हो गया, राजनैतिक में नियंत्रक मंडल हो गया। अब जो नियंत्रक मंडल था इसमें कुल 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसे कहा गया और इसकी अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था। किसके तहत? नियंत्रक मंडल के तहत। और जो 6 सदस्य थे इसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, एक राज्य सचिव होता था तथा 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश को 2 शासक थे। प्रथम कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। और यह स्थिति 1858 ईस्वी तक ही बनी रही। यहाँ पे लिखा गया है 1858 ईस्वी तक बनी रही। अब तक जो हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से देखा था कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे, जैसे वारेन हेस्टिंग्स तो गवर्नर जनरल था, लेकिन जो 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बरवेल, ये 4 सदस्य थे। तो जो संख्या थी चारों की घटा करके कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। तथा गवर्नर जनरल को केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। यहाँ पर प्रांतीय सरकार का तात्पर्य हो गया आपके मुंबई प्रेसिडेंसी थे, मद्रास प्रेसिडेंसी थे, बिहार, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों से। और साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब यह चीज़ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी उल्लेखित है, लेकिन वहाँ पर भारतीयों
शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन क्या कंपनी भारत में ही सीमित थी? नहीं, उसका जो अपना प्रभाव था म्यांमार में भी था, चीन में भी था, या पूर्वी देशों के साथ था। तो उन सभी क्षेत्रों से लोगों से उपहार लेने पर कंपनी को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद कंपनी के मामलों में यह जो एक्ट आया था उसके माध्यम से कंपनी के मामलों में पहली बार ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। अब कंपनी के डायरेक्टरों मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तरफ हो गया और एक तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस प्रकार से आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, यह महत्वपूर्ण सुझावों को लेकर के आया था। इसके बाद 1786 का अधिनियम आता है, एक्ट ऑफ 1786। 1786 में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए थे, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, जैसे गवर्नर जनरल, जीजी का मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल हो गया। जीजी को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। देखिए, जो भी नियम कानून बनाए जा रहे थे वो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के द्वारा बनाए जा रहे थे। अब उसके गवर्नर परिषद में अब तक पहले कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। अब कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए 1784 एक्ट के माध्यम से। अब सब लोग मिल कर के निर्णय बनाते थे। अब मान लीजिए गवर्नर जनरल को यह निर्णय पसंद नहीं आता था, यह कानून जो होता था पसंद नहीं आता था, तो गवर्नर जनरल को यह पावर दी गई कि आप उसको निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकते हैं। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। इस प्रकार से पहला गवर्नर जनरल जिसको प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई वह कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भी गवर्नर जनरल था, लेकिन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको सबसे पहले प्रधान सेनापति की शक्तियां मिली। अब इसमें बहुत थोड़ा सा सुधार हुआ था। इसके बाद लगभग 7 साल बाद 1793 में 1793 का चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें सबसे पहले कंपनी के कार्यकाल को बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है? 20 वर्ष कर दिया जाता है। और जो नियंत्रक मंडल थे, मैंने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था कि कंपनी के व्यापारिक तथा राजनैतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों को निदेशक मंडल के हाथ में रखा गया, जबकि राजनैतिक कार्यों को नियंत्रक मंडल के हाथों में रखा गया। नियंत्रक मंडल में कुल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। उन्हीं 6 सदस्यों के वेतन की बात हो रही है यहाँ पे। उनका वेतन कहाँ से दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व से। एक प्रकार से भारतीयों के लिए यह एक समस्या की बात थी कि उनका ही पैसा या ब्रिटिशर्स को दिया जा रहा था। अब भारतीय राजस्व का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो भी ब्रिटिश का कंपनी का जो भी व्यापार होता था, जो भी उसको मुनाफा होता था भारतीय क्षेत्रों से, उसी मुनाफे में से किसको वेतन दिया जाता था? नियंत्रक मंडल के सदस्यों को। और सबसे पहले ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। किसकी नींव रखी गई? प्रशासन की नींव रखी गई, तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। और इसी अधिनियम के तहत जो मुख्य सेनापति थे, मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त कर दिया गया।
यानी अब जो मुख्य सेनापति था वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होता था, वह उसका मेन मुखिया होता था। ये सारी बातें आपके 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से चल रही थी। इसके बाद महत्वपूर्ण सुझावों के साथ 1813 का राजलेख आता है। 1813 का जो राजलेख है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरियों को भारत में और अधिक स्वतंत्रता की मांग के मद्देनज़र यह राजलेख पारित किया गया। जब राजलेख पारित हो गया तो पहला काम भाई यही हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। अब ईसाई क्या आए, ईसाई मिशनरी जो होते थे, जो आते थे, प्रचार प्रसार करते थे, धर्मांतरण करते थे, ये सारी चीज़ें होने लगी। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए, यह व्यापारिक एकाधिकार समझने की बात है। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब यह है कि जहां अब तक कंपनी के सदस्यों को ही व्यापार करने का अधिकार होता था, अब वहां पे अंग्रेज, जो अन्य अंग्रेज व्यक्ति थे या अन्य ब्रिटिश जन थे, उनको भी व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही साथ भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब कंपनी के कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश जनों को भी व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन वहीं पर चीन के साथ जो व्यापार होता था वो पहले की तरह ही होगा। यानी चीन के साथ जो व्यापार होगा वहाँ कोई अंग्रेज़ वगैरह नहीं व्यापार कर पाएंगे। कौन कर पाएंगे? जो कंपनी के कर्मचारी थे। इसी एक्ट के माध्यम से भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेज़ों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1813 के राजलेख के माध्यम से। और स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। जैसे शासन का जो संचालन होता है वो एक हाई लेवल से होता है और एक लो लेवल से होता है। अब तक जो करारोपण का अधिकार होता था वो हाई लेवल पर होता था, लेकिन अब इसके माध्यम से जो ग्रामीण संस्थाएं होती थी, ग्रामीण में जो शासन करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, उन सबको करारोपण का अधिकार दे दिया गया। वो अपने मनमानी तरीके से उसको जो है करते थे, जो कर वसूल करते थे। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण सेटलमेंट क्या कहते हैं कि राजलेख हो गए, जिसमें 1600 ईस्वी का राजलेख आपने पढ़ लिया, 1773 ईस्वी का राजलेख पढ़ लिया, 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ लिया, फिर डंडास पढ़ लिया, भारत का पक्ष का भारत सरकार अधिनियम पढ़ लिया, और उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपने पढ़ा, फिर 1786 का आपने राजलेख पढ़ा, उसके बाद आपने 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा। इन सभी एक्टों के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की नींव पड़ रही थी, और निश्चित तौर पर इन सभी एक्टों का हमारे भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कल के वीडियो में या अपने आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि 1833 का राजलेख क्या है, इसमें किस प्रकार से सुधार किए गए हैं, और इसके बाद 1853, इन दो राजलेखों की चर्चा हम कल करेंगे। और इन दोनों राजलेखों की चर्चा की समाप्ति के बाद आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन होता है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1858 से भारत सरकार अधिनियम आ जाएगा। कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट शासन आ जाएगा भारत सरकार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव हों वो हम तक प्रेषित करें।
धन्यवाद।